गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश पेश हूँ आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हमने जो सिलेबस था उसकी फर्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो 4 चैप्टर थे वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। यानी प्लांट जो रिप्रोडक्शन है, एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाने वाला जो जनन है वो हम कंप्लीट देख चुके हैं। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जेनेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स और ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट तो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे कि मेंडलवाद क्या है या मेंडल ने आनुवंशिकी के बारे में क्या बताया। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अपना टॉपिक है आनुवंशिकी, या मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि हम बात करने जा रहे हैं आज मेंडलवाद की। मेंडलवाद की जहां भी बात आती है उसको समझने से पहले मैं आपको 3 वर्ड बताऊंगा। एक वर्ड तो है अपना आनुवंशिकी, दूसरा वर्ड है अपना आनुवंशिकता, तीसरा वर्ड है अपना आनुवंशिक लक्षण। इन तीनों वर्डों से आप भली भांति वाकिफ भी होंगे। आपने 10th क्लास के अंदर इन तीनों वर्डों के बारे में सुना भी होगा, जानकारी भी हासिल की होगी। यहाँ मैं इनकी थोड़ी सी चर्चा करता हूँ क्योंकि तीनों वर्ड जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ इन आनुवंशिक लक्षणों की। आनुवंशिक लक्षण है क्या? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनक से संतति में गमन करते, वो क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो माता पिता से किस में जाते हैं? संतान में जाते हैं। और वो लक्षण माता पिता के लक्षण ही संतान के अंदर लेके जाते हैं, इसीलिए संतान जो है वो माता पिता की तरह दिखाई देती है। ये तो बात हुई कि आनुवंशिक लक्षण क्या है। अब इन आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी गमन होने की जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिकता। मैं यहाँ ये कहूं कि आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी गमन होने की जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहला रही है? अपनी आनुवंशिकता कहला रही है। और इस आनुवंशिकता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, वो शाखा क्या कहलाती है? अपनी आनुवंशिकी कहलाती है। देखो, इस आनुवंशिकी की अगर मैं टर्म की बात करूं तो इस आनुवंशिकी की इंग्लिश टर्म आप थोड़ी सी ध्यान रखें, इसको जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ये 3 जो शब्द हैं, ये 3 शब्द एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण जो जनक से संतति में जाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी गमन होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? अपनी आनुवंशिकी कहलाती है। और यहाँ आज अपना टॉपिक भी क्या है? आनुवंशिकी है। तो इस आनुवंशिकी को समझने के लिए हमें ये 3 वर्ड समझने पहले जरूरी थे। मैंने आपको बताया ये 3 वर्ड क्या है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि जहां भी जेनेटिक्स की बात आती है तो सबसे फर्स्ट बात आती है कि इस आनुवंशिकी का जनक कौन है। और जनक के रूप में हमेशा नाम लिया जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल। इसका नाम लिया जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल का नाम लिया जाता है। और मोस्टली ये लास्ट जो टर्म है इसको हम यूज करते हैं, मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि ग्रेगर जोहन मेंडल ने ही सबसे पहले हमें प्लांट की जो जेनेटिक्स है उस जेनेटिक्स के बारे में हमें बताया था कि जेनेटिक्स के अंदर प्लांट में किस प्रकार से कैरेक्टर्स एक से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं।
ये तो बात हुई कि आनुवांशिकी का जनक किसको कहा गया। दूसरी मैं बात करता हूं यहाँ पर कि जो आनुवांशिकी है, इस आनुवांशिकी में अध्ययन होता किसका है, स्टडी किसकी की जाती है। तो यहाँ पर हम अगर चर्चा करें कि आनुवांशिकी में स्टडी किसकी है, तो आनुवांशिकी में अभी मैंने बताया आनुवांशिकता प्लस विविधता, वेरिएशन और जेनेटिक्स, इन दोनों की स्टडी किसके अंदर की जाती है, आनुवांशिकी में की जाती है। तो आनुवांशिकी में अध्ययन किसका हो गया, आनुवांशिकी में अध्ययन हो गया किसका, आनुवांशिकता और विविधता का। तो यहाँ पर ये आपके सामने आनुवांशिकी की डेफिनेशन आ गई। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन एक साथ किया जाता है, वो क्या कहलाती है अपनी आनुवांशिकी। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी इसकी बेसिक्स की बात करता हूँ कि इसके अंदर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन से पादप पे किए, उस पादप का नाम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करता हूँ कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में कौन सा पादप लिया, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आपका उद्यान मटर। ध्यान रहे, अगर आप यहाँ मटर याद करते हो तो वहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज उत्पन्न हो सकता है, आप कंफ्यूजेबल हो सकते हो, क्योंकि मटर की वैरायटीज अलग अलग हो सकती है। मीठी मटर भी हो सकती है, जंगली मटर भी हो सकती है, या फिर वो उद्यान मटर भी हो सकती है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में जिस पादप का प्रयोग किया था वो पादप कौन सा है, वो उद्यान मटर है। इसके बाद नेक्स्ट ये आता है, आपसे ये पूछा जाए कि इस उद्यान मटर का बॉटनिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नाम क्या है। बॉटनिकल का मतलब आप समझ गए होंगे, वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक अगर इसका नाम पूछा जाए तो इसका जवाब अपने पास है पाइसम सेटाइवम। बॉटनिकल नेम क्या हो गया इसका, पाइसम सेटाइवम हो गया। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आप बॉटनिकल नेम पाइसम सेटाइवम बता रहे हो तो वहां पर आप मटर की कौन सी वैरायटी लोगे, वहां पर हम उद्यान मटर की वैरायटी लेंगे। मटर की कौन सी वैरायटी, उद्यान मटर। और ये दो क्वेश्चन आपके मोस्ट भी हैं, बनते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। मटर का बॉटनिकल नेम क्या है, तो वहां पर आप ध्यान दें, मटर कौन सी, उद्यान मटर अगर है तो पाइसम सेटाइवम उसकी क्या होगी, बॉटनिकल नेम होगी। तो ये अपना बॉटनिकल नेम हो गया। सुने, इसके बाद अगर अब मैं बात करूं, उद्यान मटर का बॉटनिकल नाम तो हो गया पाइसम सेटाइवम। इसके बाद अगर हम बात करें कि मेंडल ने मटर का पादपी क्यों चुना, मटर का पादपी क्यों चुना, तो यहां पर हमारे पास इसका जवाब है, सबसे देखो, कोई भी चीज अगर चुनी जाती है प्रयोगों के लिए तो पादप तो बहुत सारे हैं। मेंडल ने उन पादपों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मटर ही क्यों चुनी, इसके पीछे कुछ रीजन थे। वो रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन तो ये माना जाता है कि ये जो मटर का पादप है उसे उगाने के लिए कम भूभाग की आवश्यकता होती है। कम भूभाग की आवश्यकता से मतलब मेरा ये है कि अगर आप मटर का पादप उगाना चाहते हो तो आपको एक बड़े भूभाग की आवश्यकता नहीं है। आप ये नहीं कि आपको एक बड़ा खेत चाहिए मटर का पादप उगाने के लिए, आप छोटे से भूभाग के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, मटर का पादप उगा सकते हैं।
दूसरी, ये जो मटर का पादप है वो स्वनिषेचित है, या मैं ये कहूं इसमें स्वनिषेचन पाया जाता है, या अपन यहाँ ये कह सकते हैं कि स्वपरागण पाया जाता है। स्वपरागण का मतलब भी आप समझ गए होंगे, फर्स्ट यूनिट में हमने इसकी चर्चा बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रखी है कि खुद ही के जो परागकण है, नर युग्मक है, वो खुद की पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर ही आकर गिर जाए। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कृत्रिम तरीके से पर परागण करवाया जा सकता है। कृत्रिम तरीके से पर परागण करवाया जा सकता है। यहाँ पर परागण करवाने के पीछे रीजन ये है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जो भी जीन्स इसमें डालना चाहें या जो भी लक्षण इसके अंदर डालना चाहें, हम आसानी से डाल सकते हैं। पर परागण, इसकी चर्चा भी हम पहले जो फर्स्ट यूनिट थी उसके अंदर आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसके बारे में समझ चुके हैं। तो ये भी एक रीजन माना गया कि मेंडल ने कौन से पादप को चुना, उद्यान मटर को चुना। इसके बाद नेक्स्ट रीजन की अगर मैं बात करूं तो चौथा रीजन ये माना जाता है कि मटर का जो पादप है वो एक वर्षीय पादप है। एक वर्षीय पादप होने के पीछे ये कारण माना गया कि मटर के पादप को हम अगर लगाएं तो उसकी स्टडी करने में हमें ज्यादा लंबा समय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें वो एक वर्ष के अंदर ही उस पूरे पादप के मैच्योर होने के बाद हम आसानी से उसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कुछ पादप जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, उनको मैच्योर होने में या उनको परिपक्व होने में बहुत ही लंबा समय लगता है। ये भी एक रीजन माना गया किसके लिए, मटर के पादप को चुनने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इस मटर के पादप को क्यों चुना गया, तो यहाँ हमने पॉइंट देखा कि एक वर्षीय है तो समय, या मैं यहाँ ये कहूं परिपक्वता में कम समय लगता है, यानी मैच्योर कम समय के अंदर ही हो जाता है। अतः गणना जल्दी से की जा सकती है। गणना जल्दी से की जा सकती है, इसका मतलब मेरा यहाँ ये है कि आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं या आपको जो रिजल्ट लेने हैं, उस रिजल्ट को प्राप्त करने के अंदर आपको लंबा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े से समय के अंदर भी क्या कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उसकी गणना भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास पादप प्राप्त होंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो कुछ पॉइंट है, ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए मेंडल ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर मटर के पादप को ही चुना। बाकी पादप बहुत सारे थे, लेकिन इन 5 कारणों के कारण ही मेंडल ने क्या किया, मटर के पादप को चुना था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मटर का पादप है, इसको चुनने के लिए ये कारण पर्याप्त थे। इन 5 कारणों से अगर मैं बात करूं तो मेंडल इन 5 कारणों को ध्यान में रखते हुए मटर के पादप को चुन लेता है। इसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है, छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, कि मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना। तो आपको ये 5 पॉइंट बताने हैं और इन 5 पॉइंटों के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट चर्चा करता हूं कि मेंडल ने मटर के पादप को चुन तो लिया। अब मेंडल ने मटर के पादप को चुनने के बाद उस मेंडल के पादप के अंदर जो विपर्यासी लक्षण थे, उन विपर्यासी लक्षणों के अंदर कौन कौन से लक्षण लिए। तो हम बात करते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से लक्षणों को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो यहाँ पर अगर अपन उन लक्षणों की बात करें तो मेंडल ने मटर के पादप के 7 जोड़ी, कितने जोड़ी, 7 जोड़ी
विपर्यासी लक्षण लिए थे। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। अब यहाँ पर हमें बात करनी है कि उस मटर के पादप में विपर्यासी लक्षण तो बहुत से थे, यानी उस मटर के पादप के लक्षण तो बहुत से थे, लेकिन मेंडल ने सिर्फ कितने लिए? 7 जोड़ी लिए। तो मेंडल ने जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, वो लक्षण कौन कौन से हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं उन लक्षणों की चर्चा करूं तो पहला लक्षण आता है लंबाई का। पहला लक्षण क्या है? लंबाई का। अब लंबाई जो है वो 2 तरीके की हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कोई भी काम करो वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या तो सफल होगा या असफल होगा। वैसे ही लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई 2 तरीके की हो सकती है, या तो वो पादप लंबा होगा या फिर वो पादप क्या होगा? होना होगा। 2 ही हो सकते हैं। दूसरे लक्षण की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है बीज का रंग। बीज के रंग की बात करें तो बीज का रंग पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। तीसरी मैं बात करूं बीज की आकृति, और अगर आकृति की बात करते हैं तो आकृति 2 तरीके की हो सकती है, या तो गोल हो सकती है या फिर झुर्रीदार हो सकती है। चौथी अगर अपन बात करें पुष्प का रंग, तो पुष्प के रंग की अगर बात करें तो पुष्प का रंग या तो सफेद हो सकता है या फिर बैंगनी हो सकता है। पांचवें लक्षण की अगर मैं बात करूं बीजपत्र का रंग। बीजपत्र का रंग, तो बीजपत्र के रंग के अंदर हम देख सकते हैं या तो हरा हो सकता है या फिर पीला हो सकता है। छठे लक्षण की अगर मैं बात करूं, सॉरी यहाँ बीजपत्र नहीं, फली का रंग। फली का रंग। छठे लक्षण की मैं बात करता हूं पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति की अगर बात करें तो या तो वो हो सकता है अक्षीय या हो सकता है कक्षीय। तो विद्यार्थी आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो लक्षण है उस प्रत्येक लक्षण के 2 रूप है। एक लक्षण के 2 रूप है, या मैं ये कह सकता हूं कि हर सिक्के के 2 पहलू। यहां पर हमें जो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे उन लक्षणों की हम चर्चा कर रहे हैं। 7वें जोड़े की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है बीजपत्र का रंग, और बीजपत्र के रंग की अगर बात करें तो बीजपत्र का रंग या तो हो सकता है सफेद और सलेटी, ग्रे जिसको अपन कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये जो लक्षण है, ये 7 जोड़ी लक्षण मेंडल ने लिए थे। हमें जो मोस्टली लक्षण है, हमें मोस्टली इन लक्षणों के ऊपर फोकस रखना है। ये जो हमारे लक्षण है, इन लक्षणों को ही हमें ध्यान में रखना है। मोस्टली ये जो लक्षण 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के अंदर हमें ये प्राप्त करना पड़ेगा। 3 लक्षणों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर मेंडल ने मटर के पादप के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, जो अभी अपन ने देखे। इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर मेंडल ने क्या किए? मेंडल ने संकरण प्रयोग करवाया, संकरण करवाया। और संकरण करवाने का मतलब सीधा सा है, संकरण से यहाँ मेरा मतलब है, संकरण का अर्थ ये होता है कि अगर आप 2 अलग अलग विपर्यासी लक्षणों को आपस में क्रॉसित करवा दें, या विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों को आपस में क्रॉसित करवा दें, तो उन दोनों पादपों के जो लक्षण है वो एक पादप के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो अलग अलग विपर्यासी लक्षणों को क्रॉस करवाने की जो क्रिया है वो क्रिया कहलाती है अपनी क्या? संकरण। मेंडल ने संकरण प्रयोग किए कितने? 2।
संकरण प्रयोग कितने किए उसने? 2 प्रयोग किए। पहला अगर अपन बात करें तो एकल संकरण, एकल संकरण। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा आता है अपना द्विसंकरण। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी है, त्रिसंकरण भी है, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। एकल संकरण और द्विसंकरण की बात करता हूं मैं यहाँ। तो ये तो प्रयोगों की बात हो गई, प्रयोग हो गए इसके। इसके बाद अगर मैं मेंडल के नियमों की बात करूं, मेंडल के नियम इसके पहले एकल संकरण प्रयोग के अंदर नियम कितने थे? 2। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का। पृथक्करण को अपन विसंयोजन का नियम भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह सकते हैं। और तीसरे नियम की अगर मैं बात करूं तो तीसरा नियम है अपना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के दौरान दिए थे। तो विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर समझना क्या है कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए, उन प्रयोगों में सबसे पहले तो हमें समझना है कि एकल संकरण प्रयोग किस प्रकार से उसने करवाया, किन किन लक्षणों को लेके करवाया। द्विसंकरण प्रयोग उसने किस प्रकार से करवाया, किन किन लक्षणों को लेके करवाया। इसके बाद इन्हीं संकरण प्रयोगों में ये नियम भी है। नियमों को और इन संकरण प्रयोगों को हम आरेख विधि या चेकर बोर्ड की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने विद्यार्थियों अभी तक आपको जो जेनेटिक्स है या जो आनुवांशिकी है, उसकी बेसिक जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई कि आप इस चैप्टर में आगे क्या क्या देखोगे, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो ये बेसिक जो नॉलेज थी या बेसिक जो था जेनेटिक्स का, वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर 2-3 चीजें और हम देखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको हमें आधार बना के ध्यान रखना है। ये जो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में हम जो बात कर रहे हैं कि 2 प्रकार के हो सकते हैं वो लक्षण। उन 2 प्रकार के लक्षणों में एक प्रकार तो होता है प्रभावी, एक को तो हम क्या कह सकते हैं, प्रभावी, और एक होता है अप्रभावी। इस प्रभावी अप्रभावी को समझने के लिए हम ये ले सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने लंबाई का लक्षण लिया, अपने पास पादप लंबा और एक है अपने पास पादप बौना। तो यहाँ लंबा जो है वो क्या है, प्रभावी है, और बौना जो है वो क्या है, अप्रभावी है। प्रभावी और अप्रभावी किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, तो इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक लंबा व्यक्ति है और उसके पास एक ठिगना या बौना व्यक्ति खड़ा है, और आप उन दोनों को दूर से देख रहे हो। तो दूर से देखने पर आपको आपकी आंखों पर सबसे पहले इफेक्ट किसका पड़ेगा, आपको सबसे पहले कौन दिखाई देगा, लंबा व्यक्ति दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो लंबा व्यक्ति जो है उसका लंबाई का लक्षण उस बौने व्यक्ति की लंबाई के ऊपर क्या है, इफेक्टिव है, प्रभावी। तो यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की बात होगी। तो प्रभावी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर क्या हो, प्रभावी हो, उनको हम कहते हैं प्रभावी यानी डोमिनेंट। और जो अप्रभावी होता है उसको हम कहते हैं रेसेसिव यानी कि अप्रभावी। तो इन लक्षणों की भी हम चर्चा आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे संकरण प्रयोगों में, वहां मैं आपको एक एक चीज बारीकी से समझाता रहूंगा। तो ये विद्यार्थियों था आज के वीडियो के अंदर मेंडलिज्म या मैं कहूँ कि आनुवांशिकी की जो बेसिक चीजें थी वो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किए। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।